हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 3 रासायनिक बलगतिकी के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ व रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्नों को हल करवाऊंगा। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो हम ले रहे हैं रासायनिक बलगतिकी के सबसे पहले एमसीक्यू प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होगी। शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है। तो यहां पर ऑप्शन जो ए है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ये अपने करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहे हैं, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु 69.3 सेकंड है, तो इसका वेग स्थिरांक होगा। तो देखो वेग स्थिरांक का फॉर्मूला होता है k इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ की वैल्यू है 69.3। तो देखो अगर ये पॉइंट हम यहाँ लगाते हैं तो नीचे डाउन साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और से जो 100 है ऊपर आएंगे तो हो जाएंगे 10⁻²। तो ऑप्शन ए जो है ये अपने सही हो जाएगा, 10⁻² सेकेंड इनवर्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 7.239 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स है, तो अभिक्रिया की कोटि है। तो देखो हमें यहाँ वेग स्थिरांक की वैल्यू दे रखी है और अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन यदि हम इस यूनिट को ध्यानपूर्वक देखें तो यहां देखो यूनिट क्या है, सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स जो है वो वेग नियतांक इकाई किसकी होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया की। तो यहां पर अपने जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सत्य है। नंबर फर्स्ट, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है। ये शून्य घात के समानुपाती वाला कथन सत्य नहीं है, क्योंकि ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए लागू होता है। वेग नियतांक इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये वेग नियतांक की इकाई शून्य कोटि की अभिक्रिया की है। ऑप्शन सी, अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सत्य कथन है। अगला ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए log के व 1/t में ग्राफ खींचने पर सरल रेखा प्राप्त होती है, प्राप्त रेखा का ढाल होगा। देखो इक्वेशन है log k इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r इंटू 1/t। ये एक इक्वेशन है जिसमें हम ग्राफ खींच रहे हैं log के और 1/t के बीच में, ये हम ग्राफ खींच रहे हैं। तो 1/t के जो साथ में है यहाँ माइनस का चिन्ह है, ई ए अपॉन 2.303 r, ये क्या होगा, ढाल। तो ऑप्शन बी है माइनस ई ए अपॉन 2.303 r, ये हो जाएगा अभिक्रिया में ग्राफ का ढाल। क्वेश्चन नंबर 6, ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है क्योंकि सक्रिय अभिकारकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, संगठनों की संख्या बढ़ जाती है, अभिक्रिया ऊष्मा बढ़ जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सक्रिय अभिकारकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये नंबरिकल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सा संबंध सही है। तो यहां पर T3/4 और T हाफ के मध्य रिलेशन पूछ रहा है। तो देखो T हाफ जो है ये होता है A/2K, और T3/4 अगर हम निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, देखो A अपॉन K तो हो गई, या 3/4 की जब बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3/4, यानी जो प्रारंभिक सांद्रता उसका 3/4। अब यदि T3/4 को हम अर्धायुकाल के जैसे प्रदर्शित करें तो ये हो जाएगा A/2K। अब यहाँ क्या बच गया, ऊपर बच गया 3, और इसमें से 2K चला गया तो बचा क्या, 2। तो T3/4 जो है वो हो जाएगा, ये जो इक्वेशन है ये तो हो गई T हाफ गुणा आ गया 3/2,
3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5। तो टी हाफ है वो टी 3/4 का क्या हो जाएगा 1.5। तो ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। देखो सिंपल सा है, मैं आपको अलग स्लाइड में बता देता हूँ। टी हाफ अपने होता है a/2 के। जब टी 3/4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए जो है प्रारंभिक सांद्रता का 3/4 तो 3/4 के। अब मैं इसको टी हाफ जैसा लेना चाह रहा हूं तो ये हो जाएगा a/2 के। इसमें से ऊपर बच गया 3 और 4 के में से 2 के चला गया तो क्या बचा 2। तो ये क्या है टी हाफ गुणा में क्या है 3/2, यानी टी 3/4 जो है वो टी हाफ का 3/2 यानी 1.5 हो जाएगा। तो यही अपने इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 में बी। तो इसमें राइट आंसर है बी। आरएनए समीकरण है, आरएनए समीकरण होती है के बराबर ए ई टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ चिन्ह किसका माइनस का। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। हालांकि यहाँ के नहीं लिखा हुआ है, के इक्वल टू ए ई टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। प्रथम कोटि अभिक्रिया के 90% पूरे होने में लगा समय होगा। देखो यहाँ पर प्रथम कोटि अभिक्रिया और टी हाफ के मध्य रिलेशन पूछा है। तो देखो टी 90% क्या होगा, ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 90% पूरा हो गया तो बच्चा कितना 10। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी log 10 की वैल्यू क्या होगी 1। तो टी 90% तो ये हो जाएगा। टी हाफ क्या होगा, टी हाफ होता है 0.693 अपॉन के, यानी ये होता है देखो तो ये हो गया टी 90% जो है वो है 2.303 अपॉन के। और टी हाफ जो है अगर डिवाइड करें तो टी हाफ क्या होता है 2.303 0.693 जो है वो कहाँ से आएगा, जब 2.303 को 0.3010 से गुणा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा के। तो ये तो वैल्यू है अपने टी 90% की। और टी हाफ की जो फॉर्मूला है वो होता है 0.693। 0.693 क्या होता है 2.303 log 2 की वैल्यू। तो मैंने इनको दोनों को अलग करके लिख दिया। तो के से के कट जाएगा 2.303 से कट जाएगा। तो टी 90% अपॉन टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर रह गया 1 और नीचे रह गया 0.3010। जब आप 1 में 0.3010 को भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा लगभग 3.3। तो अपने जो क्वेश्चन है इसमें ये ऑप्शन जो है जो सटीक बैठेगा, देखो अर्धायु का 1.1 गुणा, अर्धायु का 2.3 गुणा, जो ऑप्शन डी है अर्धायु का 3.3 गुणा, ये सही हो जाएगा। किसी अभिक्रिया के वेग की इकाई होती है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी। किसी रासायनिक अभिक्रिया का विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या होता है, देखो वेग बराबर होता है के यहाँ अभिकारक की सांद्रता ए और बी। जब सभी अभिकारकों की सांद्रता इकाई होती है तो अभिक्रिया का वेग विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। और अभिक्रिया का जो विशिष्ट अभिक्रिया वेग है वो अपने किस पर डिपेंड करता है, तो क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता इकाई है इस कंडीशन में रासायनिक अभिक्रिया का विशिष्ट अभिक्रिया वेग ताप पर निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, निम्नलिखित अभिक्रिया की अनुसंख्यता और कोटि होगी। ये एथिल एसीटेट का जल अपघटन है जिससे एसिटिक अम्ल और एथेनॉल बन रहा है। ये छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया है, इसकी आणविकता 2 और कोटि 1 होगी। तो ऑप्शन जो ए है ये राइट हो जाएगा। यदि अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है तो अभिक्रिया की कोटि होगी। जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है उसका अर्धायुकाल अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, कोटि हो जाएगी प्रथम। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को घटा देते हैं जिसके कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अभिक्रिया 2A प्लस बी दे रहे हैं 3C प्लस डी। निम्नलिखित कौन सा व्यंजक अभिक्रिया के वेग को नहीं दर्शाता, d/2A dt, चिन्ह है नेगेटिव का, ये सही है। माइनस dB अपॉन dt, ये भी सही है। माइनस dC अपॉन dt, देखो एक तो ये माइनस नहीं आएगा, यहाँ आएगा प्लस और क्या आएगा
1/3 dc प्लस dt, और डी वाला सही है तो कौन सा नहीं दर्शाता है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा है और यहाँ ले रखा है अर्धायुकाल और यहाँ है प्रारंभिक सांद्रता, और ग्राफ स्टेट है, यानी प्रारंभिक सांद्रता पर अर्धायुकाल निर्भर नहीं करता। तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया, क्योंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। व्यंजक है k बराबर 2.303/t log r0/r, कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। यह प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण है। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से किस पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो सांद्रता, अभिक्रिया का ताप, दाब, माध्यम की प्रवृत्ति किस पर डिपेंड करता है, सांद्रता पर। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता दुगुनी करने पर अभिक्रिया की अर्धायुकाल भी दुगुनी हो जाती है, तो अभिक्रिया की कोटि होगी। तो टी हाफ जो है किसका, शून्य कोटि अभिक्रिया का, वो होता है A/2K। यदि प्रारंभिक सांद्रता को दुगुना किया जाए तो टी हाफ भी क्या हो जाएगा, 2 गुना। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, 0। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता को दुगुना करने पर इसकी अर्धायुकाल आधी रह जाती है, तो अभिक्रिया की कोटि होगी, अभिक्रिया की कोटि होगी सेकंड ऑर्डर, क्योंकि सेकंड ऑर्डर अभिक्रिया का जो टी हाफ है अर्धायुकाल, ये अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अगर डबल करेंगे तो क्या हो जाएगी, आधी। अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए देहली ऊर्जा होती है। देहली ऊर्जा अभिकारक अणुओं की सामान्य ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा का योग होती है, तो अपने ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाएगा। अगला है, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कहलाती है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज प्लस स्थितिज, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु 100 सेकंड है, तो इसका वेग स्थिरांक होगा। तो देखो वेग स्थिरांक हो जाएगा k बराबर 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। टी हाफ कितना, 100। तो 100 ऊपर आएंगे तो 10⁻² हो जाएगा। अब यदि मैं पॉइंट यहाँ लगाता हूँ, कहाँ, 6 पॉइंट ये, तो 6.93 में पॉइंट लगाऊंगा तो 100 ऊपर आते 10⁻² थे, एक पॉइंट मैंने लेफ्ट खिसकाया है तो हो जाएंगे 10⁻3। तो ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा, 6.93 10⁻³ सेकेंड। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अभिक्रिया की कोटि होगी। x और y मिलकर उत्पाद दे रहे हैं और अभिक्रिया का वेग है x की पावर a और y की पावर b। तो अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग कोटि कहलाती है। तो यहाँ घात है a और दूसरे की घात है b, तो a प्लस b अभिक्रिया की कोटि होगी, ऑप्शन सी करेक्ट। x और y मिलकर उत्पाद दे रहे हैं, अभिक्रिया में a की सांद्रता को 10 गुना बढ़ाने पर वेग 100 गुना हो जाता है, तो x के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि होगी। तो वेग यूं हो जाएगा, वेग बराबर k x²। जब आप इसको 10 गुना करेंगे तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, सेकंड ऑर्डर। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। हाँ, यदि अभिकर्मक A की सांद्रता को दुगुना करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना, A की सांद्रता को 3 गुना करने पर 9 गुना हो जाता है, तो वेग समानुपातिक होगा। ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया को बता रहा है, तो वेग हो जाएगा, क्योंकि सांद्रता को जितना भी चेंज कर रहे हैं वेग डबल हो रहा है, तो A के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर। तो A की सांद्रता के वर्ग के समानुपाती होगा। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो देखो, पहला है अर्धायुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, सत्य है। वेग स्थिरांक की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है, ये असत्य है, क्योंकि वेग स्थिरांक की इकाई होती है सेकंड इनवर्स। अर्धायुकाल इंटू वेग स्थिरांक 6.093 सही है। सांद्रता परिवर्तन करने पर वेग स्थिरांक
अपरिवर्तित रहता है, ये भी सही है। तो अपने यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभिक्रिया वेग बराबर a की पावर 3/2 और a की पावर -12 है के लिए अभिक्रिया की कोटि होगी। यहाँ आप चाहो तो बी कर सकते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि होगी इनके घातांकों का योग 3/2 -1। जब माइनस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ 3/2 है, -12 है, 3/2 से -12 निकालेंगे कितना रहेगा, हाफ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सक्रिय ऊर्जा होती है, देखो अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा और अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा दहली ऊर्जा होती है। यदि हम सक्रिय ऊर्जा में अभिकारक अणुओं की सामान्य ऊर्जा को जोड़ दें तो दहली ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार दहली ऊर्जा में अभिकारक अणुओं की सामान्य ऊर्जा घटा लें तो सक्रिय ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर अपने ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाएगा, दहली ऊर्जा माइनस सामान्य अणुओं की ऊर्जा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। रासायनिक अभिक्रिया के टक्कर सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक आणविक टक्कर से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, नहीं, बिल्कुल गलत है। अभिक्रिया वेग प्रति सेकंड टक्करों की संख्या के समानुपाती होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32। वेग स्थिरांक की इकाई निर्भर करती है, वेग स्थिरांक की इकाई निर्भर करती है कोटि पर। शून्य कोटि की मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, प्रथम की सेकंड इनवर्स। क्वेश्चन चलते हैं 33 पर। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक इकाई है, ये शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का ठीक विपरीत होता है, यानी मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शून्य कोटि की अभिक्रिया है, प्लेटिनम की सतह पर NH3 का अपघटन, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है। बाकी रेडियो एक्टिव विघटन, एथीन का उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण और H2O2 का उत्प्रेरकीय अपघटन है, ये तीनों के तीनों प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया है प्लेटिनम की सतह पर NH3 का अपघटन। अगला है शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है H2I2 ये नहीं है। एस्टर का सारे जल अपघटन प्रथम कोटि, ये भी प्रथम कोटि, तो ये हो जाएगा। गोल्ड की सतह पर HI का अपघटन। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु निर्भर करती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, ये अभिक्रिया के वेग स्थिरांक पर निर्भर करती है। क्योंकि अर्धायु काल का फॉर्मूला होगा टी हाफ बराबर 0.693 डिवाइडेड बाई के, और के क्या है, वेग स्थिरांक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सा सूत्र सही है, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। यदि अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के वेग के समान है तो अभिक्रिया की कोटि होगी। देखो अभिक्रिया का वेग जो है उसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, और ये किसका मात्रक है, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के वेग के समान होती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक व अर्धायु काल में संबंध है, तो के बराबर हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, या आप टी हाफ चाहते हैं तो टी हाफ हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो ऑप्शन जो ए है ये अपना राइट बैठ रहा है, ये ठीक विपरीत है। अगर टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के होता तो सही हो जाता। तो ऑप्शन अपने ए है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 14। प्रथम कोटि अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय लगभग होता है, तो यहाँ भी अर्धायु काल का है। क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन पर चलते हैं। 90%, तो देखो 90% में क्या होगा, टी 90% 90 है या 99% है, उसको एक बार हम 90%, ये बराबर हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई टी लोग, ये मैंने पहले भी आपको करवाया हुआ है, वापस करवा देता हूँ। पहले 100 था, 90 बच गया है, तो पीछे कितना बचेगा 10, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। टी हाफ क्या होगा 0.693 डिवाइडेड बाई के, यहाँ भी के ही है। अब 0.693 क्या है 2.303 इंटू 0.30, क्योंकि लॉग 2 की वैल्यू को जब 2.303 से गुणा करेंगे तभी आपके ये आएगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपके ये हो जाएगा टी 90% अपॉन टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 1/2
0.3010, क्योंकि ये जो है 2.303 अपॉन के 2.303 अपॉन के ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा ऊपर 1 और यहाँ बचेगा 0.3010, तो ये बचेगा। और जब आप भाग दोगे तो आएगा लगभग 3.3 गुणा। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। अभिक्रिया लगने वाला समय लगभग अर्धायुकाल का कितना होता है? 3.3 गुणा। पहले भी करवाया है, वापस करवा दिया। चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 41 और लास्ट। देखो यहाँ पर ले रखा है अभिकारकों की सांद्रता का नेचुरल लॉग, और यहाँ पर है टी। अभिकारकों की सांद्रता लगातार समय के साथ घट रही है। इसका मतलब क्या होगा? ये जो ग्राफ है ये किसका होगा? प्रथम कोटि अभिक्रिया का, क्योंकि समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता लगातार घट रही है। अब लेते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग और इसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहेंगे? रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी। अगला है आयनिक अभिक्रियाएं अत्यंत खाली जगह यहाँ आएगी तीव्र गति से संपन्न होती है। समय के किसी क्षण पर अभिक्रिया का वेग खाली जगह कहलाता है। किसी क्षण अभिक्रिया का वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है, तो यहाँ आ जाएगा ताक्षणिक वेग। क्वेश्चन नंबर 4, किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रता के घातांकों का योग क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोटि। सभी प्राकृतिक और कृत्रिम नाभिक से विघटन की बल गतिकी द्वारा संपन्न होते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया की बल गतिकी से संपन्न होते हैं। जितने भी नाभिकीय से हैं उनकी कोटि क्या होती है? प्रथम कोटि। क्वेश्चन अगला है किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि करने से वेग नियतांक लगभग 2 से 3 गुना हो जाता है, जब हम 10 डिग्री ताप में वृद्धि करते हैं। अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को क्या बोलते हैं? टक्कर या संगत आवर्ती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहते हुए अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक। सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग खाली जगह हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि अभिक्रिया का वेग सांद्रता के समानुपाती होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? सेकंड इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 11, वह समय जिसमें अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम पीरियड, यानी अर्ध आयु काल। चलते हैं अगले फिल इन द ब्लैंक्स पर। क्वेश्चन नंबर 12, उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा का मान घट जाता है, परिणाम स्वरूप अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। रेडियो एक्टिव नाभिक से प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रथम कोटि अभिक्रिया को 99% पूरा होने में लगने वाला समय अर्धायु काल का लगभग होता है 10 गुना होता है। देखो इसको करवाता हूं मैं आपको। T 99.9% बराबर हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के लोग, पहले 100 था, फिर कितना पूरा हो गया? 99.99, बाकी कितना रहा? 0.1। ये 0.1 यानी 10 ऊपर चला जाएगा ये पॉइंट हटाने के लिए, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के, ये हो जाएगा log 1000, और 1000 को बोलेंगे 10 टू पावर 3। 10 टू पावर 3 का log क्या होगा? 3 log 10, log 10 की वैल्यू 1 ही होगी, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के इंटू 3। ये हो गया T 99%। अब देखो ये है T 99% अपॉन T हाफ, भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू 3 अपॉन के। ये 99% है और T हाफ है 2.303 इंटू 0.3010
और ऊपर चला जाएगा के। तो देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, के से के चला जाएगा, और 3 में जब हम 0.3010 को भाग देंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 10। तो यहाँ पर अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। हाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। H2 व Cl2 का प्रकाश रासायनिक संयोजन खाली जगह कोटि की अभिक्रिया है। जब H2 और Cl2 का प्रकाश रासायनिक संयोजन होता है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, 0। अगला, वेग समीकरण k बराबर पी जेड ई टू पावर माइनस ई ए आर टी में p है, p क्या है, त्रिविम कारक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। खाली जगह अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारकों की सांद्रता से स्वतंत्र होता है। तो ये यहाँ पर होगा प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारकों की सांद्रता से स्वतंत्र होता है, यानी निर्भर नहीं करता। अम्लीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन खाली जगह अभिक्रिया का उदाहरण है। यह है छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मैक्सवेल ऊर्जा वितरण वक्र में ग्राफ का शीर्ष खाली जगह के संगत होता है। ग्राफ का शीर्ष होता है अति संभाव्य, अधिकतम संभावित गतिज ऊर्जा के संगत। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ और फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन यहाँ कंप्लीटली करवा लिए हैं। यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हर एक चैप्टर के वन शॉट वीडियो और हर चैप्टर के मल्टीपल चॉइस और फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको टॉपिक चाहिए वो आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही और YouTube इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ। धन्यवाद।